पूरे 8-15। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शुरू हो गया। नमस्कार, आज के लाइव में आप सबका स्वागत है। सुरजीत कांडा जी, रमेश वेलेचा जी, राजेंद्र संधू, विनय गुप्ता, आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे 6 नंबर जिनका लगन है, कन्या लगन के लिए नेगेटिव हाउस कौन से होते हैं और उन हाउसेस का लॉर्ड कौन होता है। ठीक है, योगी चौहान, माधुरी जोशी, आपका भी स्वागत है। तो इसको ज़रा शेयर कर लूँ मैं अपने दूसरे प्रोफाइल पे, फिर बात शुरू करते हैं आपके साथ, क्योंकि अब शेयर हो रहा है कुंडली स्कैनर वाली प्रोफाइल पे। तो पहले 3 लाइव जो हैं वो कुंडली स्कैनर पे हुए थे, तो उधर वाले लोग फिर बाकी चीज़ें ढूंढ रहे होंगे। चलिए, ये चला गया कुंडली स्कैनर पे। और एक चीज़ आप देख लीजिए कि ऑडियो और वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, जब तक कुछ लोग भी जुड़ जाएंगे, वैसे तो अभी जुड़ गए हैं 26 लोग, और इंटरनेट भी स्टेबल हो जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने वाले मोबाइल में भी। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिल्कुल ठीक, आवाज़ आ रही है, सही है। अब देखो, मेरे को भी वही एक्सपीरियंस हो रहा है जो आपको होता है कि जब इसको लाइव को खोल के रखते हैं ना, तो थोड़ा साइड, ऐसे लगता है कि मैं साइड में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तभी सभी कहते हैं कि पंडित जी कैमरा ठीक कर लीजिए। तो आज मैंने खुद को देखा है। आवाज आ रही है, सही है। तो ये जो साइड वाला सिस्टम है ना, मैं बिल्कुल, अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो बिल्कुल सेंटर में हूँ। और जब आप लोग इसको लाइव में देखते होंगे तो आपको साइड पे थोड़ा दिख रहा होगा। चलिए, ये कोई टेक्निकल उनका काम होगा। वैसे भी इससे क्या लेना देना, आपको तो सुनना ही है ना। और थोड़ी बहुत ही मेरी शक्ल नज़र आ जाए, ये लीजिए, थोड़ा अपने आप को इधर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के लाइव में। और हमारा जो लाइव चल रहा है पिछले 3-4 एपिसोड से, वो चल रहा है कुंडली के 6th, 8th एंड 12th हाउस पे, 6, 8, 12 के ऊपर चल रहा है। और आप लोग जो ज्योतिष को एक विषय की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह प्यार करते हैं, वो अब सब जान चुके हैं कि छठे घर को कहा गया है रोग, शत्रु, कर्जा। 8वें घर को कहा गया है मृत्यु तुल्य कष्ट। और 12वें घर को कहा गया है व्यय होना, खर्च होना। और नकारात्मक उसका बहुत रूप है, क्योंकि हॉस्पिटल, जेल, विदेश, सारा चीज़ 12वें घर से देखा गया है। तो इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि छठे घर का स्वामी कौन सा होता है, 8वें घर का स्वामी कौन सा होता है, 12वें घर का स्वामी कौन सा होता है। और अब तक सिंह लगन वालों के साथ ये सारी चर्चा साझी की जा चुकी है। आज हमें बात करनी है कन्या लगन वालों के लिए। ठीक है, नीचे जो मित्र जुड़ रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। कन्या लगन, आप सब लोग समझते हैं, 6 नंबर राशि जब आपकी कुंडली के सबसे प्रथम भाव में आ जाए तो आपकी कुंडली बनेगी कन्या लगन की जन्म पत्रिका। कन्या लगन के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। तो ये बुध का
स्वामित्व होगा आपकी कुंडली में, इसलिए कहा जाएगा कि ये दैत्य श्रेणी की जन्म पत्रिका बनेगी। तो कन्या लगन जिन लोगों का होगा, समझ लीजिए उनकी कुंडली दैत्य श्रेणी की कुंडली है। और दैत्य श्रेणी के 3 ग्रह भी अब आप लोग सीख चुके हैं। एक है बुध, एक है शुक्र, एक है शनि। बुध, शुक्र, शनि, ये 3 ग्रह जो हैं वो कन्या लगन के मित्र ग्रह हैं, क्योंकि ये लगन, पंचम, नवम का स्वामित्व रखते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यानी कि हेल्थ देता है लगन का स्वामी, और गृहस्थी, संतान, औलाद, प्रेम का सुख देता है पंचम का स्वामी, और हमारे अंदर धर्म, हमारे अंदर संस्कार भरता है, हमारे अंदर भाग्य की शक्ति को जगाता है, वो है नवम भाव का स्वामी। तो कन्या लगन वालों को शुभ ग्रह कौन से हो गए बताइए? कन्या लगन वालों के शुभ ग्रह कौन से बने? जो अच्छी त्रिकोण होती है वो बने बुध, शुक्र और शनि। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपके शुभ ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि। अब बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। और शनि देव की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। आपके जो तीनों योगकारी ग्रह हैं, जो लोग कन्या लगन वाले हैं, जो कन्या वाले हैं मुझे थम्स अप दिखा दें, है ना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सीधा लिंक आप लोगों के साथ हो रहा है, और मुझे समझ आ जाएगी कि आप कन्या लगन को फॉलो कर रहे हैं। तो बुध, शुक्र और शनि, इन 3 ग्रहों के पास शक्ति होती है आपको सेहत देने की, आपको गृहस्थी का सुख देने की, आपका भाग्य जागृत करने की, आपके अंदर धर्म की भावना भरने की, आपके अंदर संस्कार भरने की। तो ये 3 ग्रह आपके लिए बड़े कीमती हैं। अब इन तीनों ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब बात क्योंकि हम कर रहे हैं छठे, 8वें और 12वें घर की, समझ गए? जो नेगेटिव हाउस है, छठा हाउस क्या है? रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला। 8वां हाउस क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, बदनामियां, कलंक लगवाने वाला। और 12वां हाउस क्या है? अवांछित खर्चे देने वाला। जिन चीज़ों को मन ना करे कि खर्चा करना है, वो अवांछित खर्चे करवा देता है। यहाँ तक कि 12वां घर लगन का व्यय होता है, लगन का भी खर्चा करवा देता है। रीज़न टू डेथ भी माना गया है कि लगन का, आत्मा का व्यय 12वां घर माना गया है। इसीलिए कुछ एक संदर्भ में इसको मोक्ष का ग्रह भी कहा गया, लेकिन उसके लिए बड़ी शर्तें हैं। थोड़ी बहुत बातें आपसे मैं साझी करता रहता हूँ। केतु की बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि केतु अगर 12वें घर में हो तो उसे ज्योतिष की एक सीधी सीधी प्रेडिक्शन के हिसाब से अंतिम जन्म कहा जा सकता है, होता नहीं है, कहा जा सकता है, क्योंकि उसके नियम पालने पड़ते हैं। तो चलिए उस बात को नहीं हम जिक्र में लाएंगे, हम अपने त्रिक स्थानों पर ही रहेंगे। तो बुध, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां हैं। एक एक राशि आ जाएगी आपके लगन में, पंचम में, नवम में। अब अगर दूसरी राशियों में से कोई भी एक राशि छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ जाए, तो आपको ध्यान से समझना है कि आपको नेगेटिव समझकर उस ग्रह को क्षीण करना है, कमजोर करना है, या आपको इस बात को समझना है कि हम किस प्रकार से उस घर को ट्यून करें, उस ग्रह को ट्यून करें कि हमारा लगन, पंचम, नवम ना हिले। तो आइए इस बात को अब चर्चा में लाते हैं। तो कन्या लगन वालों को सबसे पहले ही कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कन्या लगन वालों के छठे भाव में शनि देव की राशि आती है कुंभ राशि। तो चार्ट के अनुसार जो शनि हैं कन्या लगन वालों के लिए रोग, शत्रु, कर्जे का स्वामी है, क्योंकि छठे भाव में शनि देव की राशि आ गई। लेकिन शुभ त्रिकोण के अनुसार शनि देव की मकर राशि आपके संतान के घर में आएगी, आपके संतान के घर में आएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पर शनि कन्या लगन के मित्र ग्रह होते हैं, मित्र ग्रह।
तो आपका मैं नीचे कुछ नहीं पढ़ रहा कि लगन में चंद्रमा कहाँ है, मुझे पता है आपको अपनी अपनी पड़ी रहती है। किसी ने लिखा मुनेश जैन ने कि चंद्रमा क्या करेगा। भैया 6, 8, 12 की बात में जो मैं कहता हूँ वो सुन लीजिए, आपको अपने टेवों की पड़ी रहती है। नहीं तो कोई और चैनल लगा लीजिए, कुछ और देख लीजिए, इतना बड़ा केस चल रहा है रिया सुशांत का, वो देख लीजिए, या ज्योतिष को सीख लीजिए। अपने ग्रहों को थोड़ी देर के लिए टेवे को गोल करके उसके ऊपर मौली बांध के गणेश जी के चरणों में रखिए। तो कन्या लगन के लिए शनि देव ही 5वें घर के स्वामी हैं, शनि देव ही 6ठे घर के स्वामी हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कन्या लगन वाले फिर मुझे ना व्हाट्सएप पे लांबा देते हैं, शिकायत करते हैं, पंडित जी आप बहुत थोड़ा बताया आपने कन्या लगन का। तो मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों को जेब में रखें। शनि देव की कृपा हो अगर कन्या लगन वालों को, तो संतान उत्तम बनती है, घर में पुत्रों के योग बनते हैं। क्योंकि शनि कौन है? सूर्य देव का पुत्र है, पुरुष ग्रह है, ठीक है। तो शनि देव की कृपा कन्या लगन वालों को अगर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं जीवन में। लेकिन विडंबना यह है कि शनि देव जहां पे संतान के स्वामी हैं, वहां पर रोग, शत्रु, कर्जे के, परेशानी के भी स्वामी हैं। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि देव जो है आपकी कुंडली के अनुसार धारण करके प्रसन्न होते हैं, पूजा करके प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करके प्रसन्न होते हैं। गलती से भी 6th लॉर्ड समझकर डोनेशन की थ्योरी में मत जाइएगा, नहीं तो संतान भी कमजोर हो जाएगी, बच्चे डाउन चले जाएंगे आपके, उनकी पढ़ाइयाँ खराब हो सकती हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनका आपके साथ संबंध, स्वभाव खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग आकर कह देते हैं हमें कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, या देखिए मेरी सेवा करेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी के नहीं। तो वहाँ पर हमें 5th लॉर्ड देखना पड़ता है कि ये पंचमेश जो है, ये शत्रु के घर में तो नहीं चला गया, ये मृत्यु के घर में तो नहीं चला गया, ये विदेश के घर में तो नहीं चला गया कि बच्चे जब माँ बाप बूढ़े होंगे तो माँ बाप को छोड़ के ही भाग जाएंगे। आज भी एक पंजाब की खबर आई है बठिंडा साइड की कि 4 पुत्रों की माँ एक गैरेज में रह रही है, गंदे से गैरेज में। आज भी मैंने अभी वेब चैनल पे न्यूज़ देखी है, तो बहुत ही अजीब अजीब समाचार सुनाई दे रहे हैं। आजकल का गोचर इतना ख़राब है, जब तक बृहस्पति वक्री रहेगा बुजुर्गों के ऊपर तो कहर आया हुआ है। वैसे तो मैंने बहुत पहले बता दिया था जब मई में ये वक्री हुआ था। तो आज की खबर ने भी बहुत मन को आहत किया कि 4 पुत्रों की माँ एक गंदे से गैरेज में रह रही है, और जनता ने जब देखा तो उसको राशन पानी कपड़े दिए। लेकिन जब वीडियो मैंने देखा वो समझ लीजिए कि रुलाने वाला ही था। तो ये देखना चाहिए आपको कि 5th लॉर्ड, 5वें घर का स्वामी संतान का स्वामी होता है। 5वें घर का जो स्वामी है, अगर वो किसी भी नेगेटिव हाउस में चला गया तो ये निशानी हो जाती है कि संतान की तरफ से कोई अभद्रता होगी, अशुभ समाचार आएगा। तो ऐसे में हम क्या करवाते हैं फिर? 5th लॉर्ड को मजबूत करवाते हैं कि 5th लॉर्ड को जितना कन्या लगन वाले मजबूत रखेंगे उतना ही संतान के साथ उनका तालमेल बना रहेगा। अब 5th लॉर्ड कन्या लगन को कैसे मजबूत करेंगे? शनि देव का तेल अभिषेक करके, शनि देव का पाठ पूजन करके, शनिवार का व्रत रख के। लेकिन अब कन्या लगन वालों को क्या बताने जा रहा हूं मैं कि अगर रोग सता रहा हो आपको, अगर चिंता सता रही हो आपको, अगर आपको कर्ज सता रहा हो, तो ऐसे में आपको शनि देव को ट्यून करना है। ट्यून कैसे करना है आपको? वैसे मैंने पिछले लाइव में भी समझा दिया था कि अगर जुपिटर को ट्यून करना है तो जुपिटर रूपी अपने कुल गुरु को, कुल पुरोहित को, ब्राह्मण को, टीचर को, गुरु को, दादा को, बाबा को भेंट करना चाहिए। अब मान लीजिए शनि 6ठे घर का प्रभाव दे रहा है इस समय, बहुत सारे लोगों को दे रहा है क्योंकि शनि वक्री है, और वक्री भी कहाँ पे है? पंचम भाव में। 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस,
कि रोग शत्रु कर्जे का स्वामी संतान औलाद के घर में वक्री है, 29 सितंबर तक वक्री रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मुझे जो व्हाट्सएप पे मैं पर्सनल कुंडलियां देखता हूं, तो मुझे डाटा मिलता है कि बच्चों की तरफ से परेशानी आ रही है, बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, और खुद के शारीरिक कष्ट ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए वो नेगेटिव शनि का इफेक्ट मिल रहा है हमें। तो नेगेटिव शनि का जो इफेक्ट होता है उसे ट्यून करना है। कैसे? किसी भी शनि रूपी तत्व को देखकर उसे प्रसन्न करना है। तो यहां पर शनि रूपी कौन है आपके लिए? चाचा भी शनि का रूप माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चाचा शनि का रूप माना गया है। अब अगर मैं यहां पे बैठ के कहूं कि चाचा जी को कोई काली चीज भेंट कर दो, तो ये कलयुग का जमाना है। अगला कहेगा शनिवार को मुझे काली दाल खिला रहा है, जरूर मेरे ऊपर कोई टोटका ना कर रहा हो, तो उल्टा और दुश्मन बन सकता है। इसलिए चाचा जी को तो दूर से नमस्कार ही कीजिए, उसके चरणों को हाथ ही लगा दीजिए कीजिए कि हे चाचा जी, आप शनि रूप हैं, आप आशीर्वाद ही दे दीजिए, इतना बहुत है। लेकिन प्रसन्न करने के लिए जो स्लम एरिया होता है ना, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी का एरिया जो होता है, अब ध्यान से समझ लीजिए, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, विशेषकर जो फटे हाल घूमते हो, फटे चिथड़े कपड़े पहने हो, नंगे पैर हो, नहाए ना हो कभी, है ना, जो आपको नजर आए, तो उनके लिए कुछ प्रयास करें शनि रूपी चीज़ों के साथ। जैसे उन्हें चप्पल पहना दें, जूता पहना दें, जुराबें दे दें, बेल्ट दे दें, उन्हें काले चने, काली दाल दे दें, उन्हें कोक, काले गुलाब जामुन, कुछ ना कुछ ब्लैक चीज़ें उन्हें दान करें गिफ्ट के रूप में। तो छोटा बच्चा खुश होगा। जब खुश होगा तो ग्रह ट्यून होगा। 3 तरह के उपाय किए जाते हैं, आपको बता देते हैं। एक, ग्रह की शक्ति को कमजोर करने के लिए, जैसे आपको कई बार रेड बुक थ्योरी में बताया जाता है कि फलां ग्रह की चीज को जमीन में दबा दो, ठीक है, या फलां ग्रह की चीज को डोनेट करके दूर कर दो, जिसको लंगर में वर्ताया जाता है, या फलां ग्रह की चीज को जल प्रवाह करो 40 दिन लगातार, लाल किताब वाले कराते हैं ना 40 डेज वाली रेमेडी। उसका मतलब होता है ये जितना दबाने वाला, जितना दान करने वाला और जितना बहाने वाला उपाय होता है, उसका मतलब है कि अपने से दूर इस ग्रह की नेगेटिव रश्मियां चले जाएं। ये होता है एक तरीका, ग्रह की शक्ति को क्षीण करना, कमजोर करना, वीक करना। दूसरा तरीका होता है ग्रह को ट्यून करना। जब वो कष्ट दे रहा हो तो उसको ट्यून किया जाता है कुंडली में से उसकी नेचर देखकर। तो यहां पर शनि की नेचर ये है कि उसको हम दूर नहीं कर सकते, नहीं तो संतान की तरफ से भी टेंशन आ जाएगी। तो उसको ट्यून करना है। ट्यून कैसे करना मैंने आपको बता दिया। चाचा भी शनि होता है और झुग्गी झोपड़ी इस्लाम एरिया के बच्चे भी शनि का तत्व माने गए हैं। तो अपने चाचा जी को अच्छे से शूज़ ले दीजिए भैया, यही मैं कह सकता हूँ। बढ़िया क्वालिटी के अच्छे से ब्लैक शूज़ ले दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। उनको काले रंग की टी शर्ट ले दीजिए, खुश हो जाएंगे। उनको बढ़िया बेल्ट ले दीजिए, बढ़िया पर्स ले दीजिए, है ना। उनको गिफ्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम आप अपने चाचा को। अगर आपका कन्या लगन है तो शनि ग्रह ट्यून रहेगा, आपको रोग शत्रु कर्जा नहीं सताएगा। तो ये होता है सिस्टम ट्यून करने का। तो तीसरा सिस्टम होता है ग्रह को स्ट्रांग करने का, मजबूत करने का, कि इसके सिर के ऊपर कुंडली चल रही है। इस मान लीजिए कन्या लगन का शनि उच्च पड़ा हुआ है 2nd हाउस में, धन स्थान में, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई आपकी कुंडली कन्या लगन है और शनि देव उच्च की स्थिति में धन स्थान में, इसे तो ट्यून कीजिए, इसे तो मजबूत कीजिए, इसे तो अपने साथ ही रखिए। तो कैसे? नीलम रतन पहनकर, लोहे का कड़ा पहनकर, काले वस्त्र पहनकर, शनि भगवान का व्रत रख के, शनिदेव की माला ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करके, हर शनिवार शाम सरसों के तेल, उड़द की दाल या काले तिल ले लें और 8 सिक्के 1-1 रुपए के लेके शनिदेव का तेल अभिषेक करें। तो जितना उस ग्रह संबंधित देवी देवता की पूजा करेंगे, जैसे मान लीजिए शनि देव को हम लाभ की स्थिति में लेना हो तो शनि मंदिर में तेल का अभिषेक करेंगे। और उसके साथ और भी देवी देवता ढूंढ सकते हैं आप। मां काली का जो रूप है उसमें शब्द ही काली आ गया, ब्लैक। तो शनिदेव का जो रूप है वो भी ब्लैक है, तो वो भी शनिदेव के साथ संबंधित है, मां काली का रूप।
जब आप दुर्गा माँ का मंत्र पढ़ेंगे, बीज मंत्र, तो वो कहता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसमें जो ऐंग बीज है वो माँ सरस्वती का है, उसको बुद्ध से जोड़ा गया है। बुद्ध सरस्वती, बुद्ध ज्ञान, बुद्ध बुद्धि, बुद्ध विद्या, उसकी देवी सरस्वती है। ह्रीं जो शब्द है वो माँ लक्ष्मी का सूचक है, उसको शुक्र ग्रह से जोड़ा गया है। और जो क्लिंग शब्द है वो माँ काली का सूचक है, संहार करती है जो शत्रु का, रोग का, परेशानियों का, टेंशन का। तो माँ काली जो है वो क्लिंग बीज मंत्र से प्रसन्न होती है और शनि का ही सूचक मानी जाती है। भैरव का जो रूप है, शंकर भगवान का एक अवतार है भैरवनाथ, तो भैरव जी का जो अवतार है शंकर जी का, तो वो शनिदेव का एक सूचक माना जाता है। तो इस तरह आप अलग अलग एक रिसर्च किया कीजिए कि शनि देव को अगर हमने प्रसन्न रखना है तो जहाँ शनि मंदिर में जाके तेल अभिषेक किया जा सकता है, वहाँ माँ काली के चरणों में जटा वाले नारियल की बलि चढ़ाकर राहु शांत करें और माँ काली को सुंदर काला दुपट्टा चढ़ाएं। माँ काली के चरणों में सरसों के तेल की बोतल रखें, वहाँ पर तेल का दिया जल रहा होता है, तो वहाँ भी आपको शनि और माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा। और जिनकी कुंडलियों में कोई प्रेत छाया, प्रेत श्राप, जिसको हम कह देते हैं ना भूत प्रेत के साथ रिलेटेड टूना टोटका, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं ऐसे, उन्हें भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। वो शनि और राहु दोनों को काबू कर लेते हैं। शंकर भगवान का रूप है जिसके लिए शनि और राहु बाल रूप में खेलते हैं उनके आगे। तो ये चीज़ें आप समझते रहा कीजिए। तो कन्या लगन समझ लीजिए कि आपका छठा घर शनि के स्वामित्व में आता है। शनि देव आपकी कुंडली के दो घरों के स्वामी होते हैं, संतान के भी और रोग शत्रु के भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर शनि देव की चीज़ों का आप डोनेट करके उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकते। उन्हें ट्यून करना है। ट्यून कैसे करना मैंने आपको बता दिया है। चाचा भी शनि है और स्लम एरिया के छोटे बच्चे भी शनि हैं, उन्हें खुश कर दीजिए। सबसे आसान बात बताऊं, सबसे आसान बात कि छोटे बच्चों को अगर आप कोक पिलाएंगे बड़े खुश होते हैं। मैं खुद कभी कभी ऐसे उपाय करता रहता हूँ, तो वो बड़े खुशी से लेते हैं। फिर आके जब खुशी से लेते हैं ना, तो फिर मैं समझता हूँ काम बन गया, समझ गए, ट्यून हो गया ग्रह। और उधर डाउन भी नहीं करना, नीलम पहन के रखें, शनिदेव की भक्ति करें। माँ काली के चरणों में, भैरव जी के चरणों में, शनिदेव के स्वयं के चरणों में आप काली वस्तुओं का भेंट करें। भेंट, वहाँ दान शब्द नहीं इस्तेमाल होता, भेंट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कन्या लगन वालों के लिए सिक्स्थ लॉर्ड उनके कंट्रोल में आ जाएगा और वो बीमारियों से बचेंगे, रोग से बचेंगे, शत्रु से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे और संतान से उनको शुभ प्रभाव मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो पंचम भाव एजुकेशन में उन्हें शुभ प्रभाव मिलेगा। युवा हैं तो प्रेम संबंधों में उन्हें शुभ प्रभाव मिलेगा, समझ गए। तो ये शनिदेव का कमाल है कन्या लगन वालों के लिए। छठे भाव के भी स्वामी हैं, पांचवें भाव के भी स्वामी हैं। अब आइए कन्या लगन के लिए बताऊं मैं अष्टम स्थान के स्वामी कौन है आपकी कुंडली में। अष्टम स्थान के स्वामी मंगल हैं आपकी कुंडली में। तो मंगल जो है वो आठवें घर का स्वामी है। अब मंगल आपको मैं बता देता हूं आपकी कुंडली में आठवें और तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि दोनों एक तरह से नकारात्मक होते हैं। ज्योतिष की भाषा में 3, 6, 8, 11 त्रिशढाएश माने जाते हैं। त्रिशढाएश, इसके ऊपर भी किसी दिन लाइव करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं ना त्रिक स्थान, किसी दिन लाइव करेंगे त्रिशढाएश के ऊपर, उनको कैसे ट्यून किया जाता है। शुभ त्रिकोण लगन पंचम नवम, नेगेटिव 6, 8, 12 और एक सूचक होता है त्रिशढाएश, उसकी भी बात करेंगे किसी दिन। तो यहाँ पर कन्या लगन वालों के लिए मंगल त्रिश यानी कि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है वो मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट भी बन सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो डोनेशन का ग्रह है, अब समझ लीजिए, क्योंकि ये त्रिश का भी स्वामी है। अब ये दान से खुश होना है। तो जब भी आपको लगे कि
8वें घर में आपके कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो योगकारी भी है और 8वें घर में जाकर आपके जीवन में परेशानी पैदा करता है, तो 8th लॉर्ड को पहले डाउन कीजिए। 8th लॉर्ड जैसे कौन हुआ? मंगल ग्रह। तो यहां पर मंगल की चीजें आपके हाथ से गरीबों में, लंगर में, पंछियों को, जानवरों को और जल में विसर्जित करवाई जाएंगी। बहुत इजी काम है, बहुत आसान काम है। अष्टम भाव इंसान के जीवन में बदनामी भरे कांड ला सकता है। अष्टम भाव इंसान के जीवन में ऐसी अचंभित करने वाली घटनाएं पैदा कर सकता है जिसके बारे में दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा होता। अचानक होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं अष्टम भाव के कारण होती हैं। और जब भी कन्या लगन वाले देख लें कि 8th लॉर्ड मंगल की दशा चल पड़ी है आपकी कुंडली में, तो वो वाली जो मंगल के 6-7 साल होते हैं, बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कन्या लगन वालों को चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन की संभावनाएं मंगल की दशा में हुई हैं। बहुत सारे कन्या लगन वालों के भाई का लॉस हुआ है, क्योंकि तीसरा घर क्या है? भाई। 8वां घर क्या है? मृत्यु स्थान। और दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। तो बहुत सारे कन्या लगन वालों की कुंडलियों में मंगल का जो पीरियड होता है वो नुकसान देता है, स्वयं को भी, भाई बंधुओं को भी, दोस्तों को भी। तो आपको इसे ट्यून करना है। ट्यून कैसे करना है? मंगल की चीज़ें गरीबों में बांटें, मंगल की चीज़ें लंगर में डालें, मंगल की चीज़ें पंछियों, जानवरों को खिला सकते हैं, मंगल की चीज़ें जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब कब, कैसे, क्या करनी है, ये अब आपकी कुंडली बताएगी। क्योंकि यहाँ से सिर्फ जनरल एक जिसको कहते हैं ना, हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं बस। कब करनी है, कौन से दिन करनी है, कितनी क्वांटिटी करनी है, ये सारी चीज़ें फिर पर्सनल जन्म पत्री बताती है। अच्छा, अब आइए कन्या लगन के 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस, सॉरी 12th हाउस। 8th हाउस का तो बता दिया। अब 12th हाउस में कन्या लगन के 12वें स्थान में सूर्य की सिंह राशि आएगी। क्योंकि आप 6 नंबर लगन है तो आपके पिछले घर में 5 नंबर लिखा होगा। अब सूर्य की एक ही राशि होती है, केवल सिंह राशि। अब सूर्य ग्रह जो है वो अकेला ही है, जिसके पास 2 ग्रहों के पास एक एक राशि है, चंद्र के पास भी, सूर्य के पास भी। और यहाँ पे सूर्य ग्रह अकेला है जो 12वें घर का स्वामित्व लेकर बैठा हुआ है। तो 12वां घर कन्या लगन वालों को समझ लेना चाहिए, व्यय स्थान करवाता है, नुकसान पैदा करता है, अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स, अनवांटेड 12वें घर से शुरू हो जाते हैं अगर कन्या लगन के ऊपर सूर्य की दशा आ जाए तो, या अंतरदशा आ जाए, या प्रत्यंतर दशा आ जाए। किसी भी रूप में सूर्य एक्टिव होगा, कन्या लगन वालों के लिए 12th लॉर्ड एक्टिव हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं होता। तो वो देव श्रेणी का ग्रह है और आपका जो लगन लॉर्ड है वो दैत्य श्रेणी का है। ठीक है, समझ गए ना? देव और दैत्य श्रेणी के आप जो फर्क है उसको भूलना मत, नहीं तो सारा उपाय का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ हमने डोनेट करनी है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ ट्यून करनी है, और फिर कहेंगे भाई हमारा तो ज्योतिष से विश्वास उठ गया है, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि ना तो इस तरह ओपनली कोई समझाता है और ना ही सामने वाला क्वेश्चन करता है। सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है, आप लोगों की जो एज ए क्लाइंट आते हैं, क्योंकि आप तो ब्लाइंड फेथ से आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि आप जो बता देंगे, जो कह देंगे हम वो करेंगे। वो स्टोन पहन लिया, वो दान कर लिए, वो यज्ञ करा लिए, वो हवन कर लिए, वो मंत्र पढ़ लिए। आप लोग इस फेथ के साथ एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, लेकिन अब बताने वाला खुद को नॉलेज ही ना हो, है ना। कन्या लगन को बोले सूर्य की महादशा है, सूर्य को जल चढ़ाया करो, तो समझ लीजिए कन्या लगन वालों का वो फिर बेड़ा गर्क करने वाला एस्ट्रोलॉजर है। क्योंकि 12वां घर जागृत हो जाएगा सूर्य को जल चलाने से, और 12वां घर जैसे ही जागृत हुआ तो क्या होगा? अनवांटेड, अवांछित, ना चाहने वाले खर्चे होंगे। वो चाहे बीमारियों पर हों, चाहे वो लीगल केसेस पे हों, चाहे झगड़ों पर हों, चाहे मार कुटाई पे हो, कुछ भी हो सकता है। 12वां घर जो ऐसा नुकसान पैदा कर देता है कभी कभी, जब नेगेटिव हो जाता है तो पूरी जेब खा जाता है, पूरी तिजोरी खाली कर देता है। बड़े बड़े सेठों को मैंने कंगाल होते देखा है,
जब 12वें घर की दशा आ जाती है और वो 12वें घर को पालने लग जाते हैं। समझ गए? इसलिए कन्या लगन वालों को याद रखना चाहिए कि 12वां घर सूर्य के स्वामित्व में आता है। 12वें घर की चीज़ें आपको डोनेट करनी है, बांटते रहना है, बांटते रहना है, बांटते रहना है। जितना आप 12वें घर की चीज़ों को बांटेंगे उतना ही आपके जीवन में राहत होगी, बचत होगी। याद रख लीजिए। और आपको मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ कि कन्या लगन वालों के लिए जो शुक्र ग्रह होता है ना, वो बड़ा कीमती है। वो आपके धन का भी स्वामी है और भाग्य का भी स्वामी है। आपके धन स्थान का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। और आपके भाग्य स्थान का स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर कन्या लगन वाले अपने नेगेटिव प्लैनेट को कन्वर्ट करके शुक्र में ले जाएं, तो उनके नेगेटिव प्लैनेट तो नुकसान दे नहीं सकते, उल्टा फायदा होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे अभी मैंने बताया कि सूर्य ग्रह आपके 12वें घर का स्वामी है, नेगेटिव है, लगन में आ गया तो बाल उड़ जाएंगे आपके, दूसरे घर में आ गया धन खा जाएगा, तीसरे घर में चला गया दोस्त मित्र भाई बंधु गले का ऑपरेशन करवा देता है, चौथे घर में आ गया हार्ट अटैक पैदा कर देता है, माँ का सुख खराब कर देता है, 5वें घर में आ गया औलाद से परेशानियां शुरू हो जाती हैं, 6ठे घर में जाके थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है, 7वें घर में चला गया तलाक पैदा कर देता है, 8वें घर में जाकर फिर न्यूट्रल हो जाता है, 9वें घर में आ गया इंसान को सारी उम्र सफल नहीं होने देता क्योंकि भाग्य को खा जाता है। समझेंगे? ऐसे ही 10वें घर में पिता का सुख व्यापार कारोबार को खा जाता है, 11वें घर में चला गया तो फिर लाभ की हानि कर देता है। तो ऐसे ये घूमता है सूर्य ग्रह, अलग अलग घरों में घूमता जाएगा, उस घर को खाता जाएगा। अब आपको मैंने एक सीक्रेट ये बताया है कि सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह दोनों आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। अब अगर आप इनको शुक्र में कन्वर्ट कर दें तो एक तो ये नुकसान नहीं देंगे, दूसरा फायदा देने लग जाएंगे। कैसे? सूर्य और मंगल की वस्तु गौ माता की सेवा में गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। समझिए? जैसे सूर्य मंगल दोनों की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में पड़ जाएंगी, रेड कलर की चीज़ है, तो गुड़ गाय को खिला सकते हैं आप, गाय को चोकर के लड्डू खिला सकते हैं आप, गाय को जो सूखी रोटी बचती है ना, जिसको छान बुरा कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो रात की बची हुई रोटी सुबह कच्चे दूध के साथ खाते हैं। पंजाब में कहते हैं उसको छान बूरा, चोकर भी कह देते हैं उसको। गौशाला में ट्रे मिलती है कुछ चोकर के लड्डुओं की, वो आप चोकर के लड्डू, गुड़, गाजर, ऐसी रेड चीज़ें, टमाटर गाय को खिला सकते हैं। इससे सूर्य और मंगल का बैड इफेक्ट कम होगा, और जैसे ही गौ माता उसको खाएगी गोबर बन गया, गोमूत्र बन गया, जिसको शुक्र कहा गया है, शुक्र का प्रभाव तेज हो जाएगा आपकी कुंडली में। तो ये कन्या लगन वालों को समझ लेना चाहिए कि आपको ग्रीन, ब्लैक और क्रीम, बुध, शुक्र और शनि की वस्तुओं को तेज करना है बॉडी पे, उनके कलर पहनने हैं। उनके रतन होते हैं पन्ना, नीलम और ओपल, या डायमंड भी आप पहन सकते हैं। एंटी ग्रह आपके दो बने, सूर्य और मंगल, उसके आपको दान करने हैं। कन्या लगन वालों को जो गुरु ग्रह है वो चौथे और 7वें घर का स्वामी होता है। चौथा घर है सुख स्थान, 7वां घर है पति या पत्नी का घर। तो दोनों को कंफर्टेबल हाउस भी माना जा सकता है, हालांकि 7वें घर को भी मारक स्थान कहा गया है। तो बृहस्पति का जब भी पीरियड आए तो उसको ट्यून कर लिया कीजिए आप, वो भी आपको चलो बता देंगे किसी दिन कि न्यूट्रल ग्रह कौन से होते हैं कुंडली के, लेकिन आज 6, 8, 12 पे बात होगी। तो मैं समझता हूँ कन्या लगन वालों को आज मैंने बिल्कुल तसल्ली से बता दिया है कि आपको मंगल और सूर्य की चीज़ें खुलकर दान करनी चाहिए। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो खट्टी गोलियाँ होती हैं ना संतरे वाली, बचपन में हम खाते थे जब स्कूल में जाते थे, खट्टी सी गोलियाँ होती हैं संतरे वाली, ऑरेंज वाली, वो कंटेनर में रखा करो जब भी आप ऑफिस में हैं, शॉप में हैं, है ना, और आप अपनी गाड़ी में हैं। आपको बिल्कुल वो गोलियां चूसनी नहीं है, खानी नहीं है, क्योंकि उसमें सूर्य और मंगल और खट्टापन केतु होता है।
ठीक है, उसमें खटास, उसका कलर और उसकी नेचर सूर्य मंगल केतु होती है। वो गोलियां आप जितनी बच्चों में बांटेंगे, जितनी बांटेंगे, उतना ही सूर्य मंगल आपके लिए सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अष्टम भाव का दोष भी टूटेगा, 12वें भाव का दोष भी टूटेगा। तो ये भी करते रहा कीजिए। ऐसे ही रेड चीजें गाय को खिलाते रहा कीजिए, लेकिन ग्रीन ब्लैक क्रीम चीजें खुद यूज कीजिए, खुद पे प्रयोग कीजिए। पन्ना, नीलम, डायमंड या ओपल पहन सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का जो कन्या लगन के बारे में आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। ध्यान से इसलिए सुना है क्योंकि आप नीचे जो भी लिख रहे हैं मैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ही पढ़ूंगा, क्योंकि ना तो मैंने आपके ये फालतू वाले देखने हैं कि मेरा लगन ये है, मेरा फलां, मेरी शादी, मेरा बच्चे, बिल्कुल मैंने यहाँ बैठकर नहीं देखना। उसके लिए मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना क्वेश्चन, इवन की अपनी फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप करनी चाहिए। वो मेरा नंबर है 9872065786। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी यात्रा नहीं हो रही, उसके लिए ये मंच फेसबुक नहीं है। ठीक है, उसके लिए व्हाट्सएप पे आप जा सकते हैं। तो ये इसीलिए ये प्रोग्राम शांति से चलता है, क्योंकि मैं आपके नीचे जो भी आप लिख रहे हैं, है ना, वो पढ़ता नहीं हूँ। अगर लाइव को डिस्टर्ब नहीं होने देना तो इसी तरह मुझे अपने इस टॉपिक को चलाना पड़ेगा। हाँ, पर्सनल अगर आपने पूछना है तो व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस आजकल चल रही है। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो सीधा ऐसे जैसे आमने सामने हम बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल से भी मेरे साथ बात कर रहे हैं। जो लोग रिटर्न में चाहते हैं उनको रिटर्न पहुंच जाता है, जो लोग वॉइस मैसेज चाहते हैं उनको वॉइस मैसेज पहुंच जाता है। तो सबसे बढ़िया फैसिलिटी है व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस। तो यू कैन नोट डाउन माय नंबर अगर आपको पर्सनल कुछ पूछना है। ठीक है, तो दोस्तों कन्या लगन का आज का जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो गया है। आप समझ चुके हैं कि आपका जो लगन है वो बुध का लगन है। इसे दैत्य श्रेणी का लगन कहा जाता है। आपके लगन के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि। इन तीनों ग्रहों को आपने मजबूत भी करना है और अवसर मिले तो ट्यून भी करना है, क्योंकि जितना ट्यून भी करेंगे उतना ही शनि आपके लिए फ़ायदा करेगा। उसके बाद आपके एंटी ग्रह आपने समझ लिए हैं, मंगल और सूर्य है, उनके आपने डोनेशंस करनी है। इसके अलावा राहु और केतु की बात आप समझ लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष शुरू होने को है 2 तारीख से। राहु और केतु ने 23 सितंबर को अपनी अपनी राशि बदल जानी है। राहु ग्रह मिथुन राशि से पिछले घर में जाएंगे वृष राशि में, और केतु ग्रह धनु राशि से पिछले घर में जाएंगे वृश्चिक राशि में। राहु और केतु एक एक घर में या एक एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। तो 1.5 साल राहु और केतु जिस घर में प्रवेश कर जाते हैं वहां पर संघर्ष की संभावना पैदा करते हैं, वहां दिक्कत दे देते हैं, वहां प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में वृष राशि जो है, जहां पे राहु है, वो सप्तम भाव में आ गई। किस क्या होगा? वृश्चिक लगन वालों का खुद का ही होगा। ठीक है, तो 2 नंबर राशि अगर सप्तम भाव में आ गई तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, क्योंकि वहां पे राहु ने रहना है। और सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का हाउस, माता पति पत्नी का हाउस। उन लोगों के लिए सप्तम भाव देखा जाता है जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस करते हैं। तो 7th हाउस को अब डिस्टर्ब करेगा जैसे वृश्चिक लगन वालों के राहु। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आपका लगन ही वृष है तो आपके लगन में अब राहु रहेगा 1.5 साल। तो जहां जहां पर 2 नंबर राशि आपके पड़ती है, धन स्थान में पड़ती है। मेष लगन वालों के लिए धन स्थान में पड़ेगी 2 नंबर राशि। तो जहां जहां पर पड़ेगी, मिथुन जिनका लगन है उनके लिए तो 12वें घर में राहु रहेगा अब 1.5 साल। तो आपको राहु को बहुत जरूरी उपाय करके साध लेना है, क्योंकि अब इस महीने में राहु और केतु ने 1.5 साल के लिए वृष राशि और वृश्चिक राशि में डेरा लगाना है। केतु को भी कम मत समझिएगा, केतु बहुत रहस्यमय है,
वो गुप्त चाल चलता है, वो अंदर अंदर घाव पैदा करता है। राहु जो बदनाम कर दिया है हम एस्ट्रोलॉजर्स ने, तो वो ऊपर से सीधा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जो ये पितृपक्ष आ रहा है अब 2 सितंबर से अमावस्या तक, इसमें राहु और केतु की शांति होती है। अब ये 2 तरह के लिए प्रयोग किया जाता है, पितृदोष और पितृ ऋण के लिए। समझ लीजिए, पितृदोष और पितृ ऋण के लिए। पितृ ऋण शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको अपने बुजुर्गों की गति करवानी होती है और उसका इस जन्म की कुंडली के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम पिहोवा चले गए या गया जी चले गए या पवित्र नदियों के तट पर चले गए या हरिद्वार चले गए, वो गति करवाने का अलग काम है, उसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब बोलते हैं ना पितृदोष वाली कुंडली है, वो कहते नहीं हम तो गया जी चले गए थे, हम तो गति कराए थे, हम फलाना श्राद्ध कराए थे। श्राद्ध का कुंडली से कोई लिंक नहीं है। हाँ, कुंडली से लिंक एक बनता है, वो है राहु और केतु से बनने वाले दोष, जिसको सबसे मोटा मोटा बता दूं तो काल सर्प दोष, यानी कि ऑल द प्लैनेट्स लॉक्ड इन द राहु एंड केतु। या पितृदोष, नॉट पितृ ऋण। पितृदोष क्या होता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर राहु के साथ है तो वो बनेगा, क्या बनेगा, गुरु चंडाल दोष, वो होता है पितृदोष। आपकी कुंडली में मंगल राहु के साथ है तो वो बनेगा अंगारक दोष, वो होता है पितृदोष। आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ है जो विवाह का सुख नष्ट कर देता है, वो होता है पितृदोष, जिसको कहा जाता है कलंक लगने का योग, शुक्र अगर राहु के साथ हो। आपकी कुंडली में बुध अगर राहु के साथ हो, जड़ दोष बना होता है, बुद्धि नाश होती है, एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं उस घर में, वो होता है पितृदोष। आपकी कुंडली में शनि अगर राहु के साथ हो, जिसको प्रेत छाया कहा गया है, अचनचेत घटनाएं होती हैं, ना जाने क्या क्या जीवन में घटता रहता है, एक मुसीबत खत्म होती है दूसरी शुरू होती है शनि राहु की प्रेत छाया में, वो होता है पितृदोष। तो ये आप समझ लीजिए कि 7 पिंड ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। 7 पिंड ग्रहों में से कोई भी पिंड ग्रह राहु या केतु के संपर्क में आ गया, वो होता है पितृदोष। वो होता है पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में हमें कुंडली में मिलता है, फिर वो भुगतना भी पड़ता है। और इस जन्म में हम जो पितृ ऋण चुकता करते हैं, जो श्राप जो होते हैं, वो फिर बनते नहीं हैं। कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। श्राद्धों में जब हम अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करते हैं तो ये एक प्रकार से बृहस्पति ग्रह को ठीक करने की विधि होती है। इसका फल मिलेगा अगली कुंडली में, क्योंकि जो पिछले जन्म का लेखा जोखा है इस कुंडली में है, जो इस जन्म के कर्म है वो अगली कुंडली में। ठीक है, तो अगली कुंडली में जुपिटर खराब नहीं आता। जो लोग अपने गुरु की दक्षिणा, अपने ट्यूशन फीस, टीचर की फीस, है ना, जो लोग अपने गुरु के साथ द्रोह कर जाते हैं, उनका बृहस्पति खराब हो गया, राहु एक्टिव हो गया बस। इसीलिए तो कहते हैं कि जो बिना दक्षिणा वाला काम होता है वो राहु एक्टिव कर देता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो राहु का कारक होता है। उसके पास जैसे ही आप चले गए राहु ठीक होता है। क्यों? क्योंकि वो राहु के रूप में आपसे भेंट ले लेता है। तो ये जितनी बातें हैं ना, ये बड़ी गहरी और रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इजी जर्नल लैंग्वेज में बात करके आपके साथ खोल रहा हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग व्हाट्सएप में मेरे साथ कुंडली डिस्कशन करते हैं, जब तो आपको बहुत चीज़ें अब पहले पता हैं। और जब पहले पता होती है ना, फिर मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया लगता है कि ये लोग ज्योतिष के प्रति रुचि भी रख रहे हैं, ज्योतिष को सीख भी रहे हैं। और मुझे ये भी पता है जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो किसी के पास भी कुंडली दिखाने चले जाएं, वो उसकी कुंडली देखकर आ जाएंगे। ये भी मुझे पता है, जो मेरे साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पितृ प्रसन्न करने का समय जो आ गया है, उसका भी पालन कीजिए ताकि वो भी आपको लाभ देंगे। और उन दिनों में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक कुंडली में अगर आपके पितृदोष बना हुआ हो, उसका भी आप लोग उपाय करवा सकते हैं।
ठीक है। अपनी पर्सनल कुंडली का भी अगर आप कुछ भी अवलोकन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखने के बजाय व्हाट्सएप में चले जाइए। और आज कन्या लगन वालों को लगभग बिल्कुल विस्तार से मैंने बता दिया है कि किस प्रकार आपको 3 रतन पन्ना नीलम ओपल हमेशा धारण करने हैं, 2 दान सूर्य और मंगल के सदा दान करने हैं, राहु केतु को साध कर रखना है उपाय के माध्यम से। साधारण उपाय आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। नारियल माँ दुर्गा के चरणों में और ध्वजा हनुमान जी को, राहु और केतु को ठीक रखती है। शनि देव को आपने ट्यून करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझकर कन्या लगन वाले अपनी अपनी कुंडली को मजबूत बनाएं। और अगर कोई ऐसा दोष है जो इन पितृपक्ष के दिनों में ठीक होगा, उसके लिए आप 9872065786 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं अपना नंबर साझा कर दीजिए। हालांकि बीच में नंबर साझा करने वाले दोस्त भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र इस लाइव को अपने आप शेयर भी कर रहे हैं, बाद में मैं देखता होता हूँ रात को। तो ये बहुत आप बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर ना तो कुंडली बना सकता हूँ, हाथ खाली हैं, देखो कोई कंप्यूटर नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो कल अब विषय लेके आएंगे तुला लगन, शुक्र का लगन होता है, उनके लिए 6, 8, 12 रोग शत्रु कर्जा कौन देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट कौन देता है, और अनवांटेड खर्चे कौन करवाता है। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव तुला लगन वालों के कौन कौन से वो ग्रह हैं जो उन्हें तंग कर सकते हैं, और कौन कौन से ग्रह हैं तुला लगन वालों को पूर्ण रूप से डोनेट करने चाहिए, कौन से ट्यून करने चाहिए, कौन से रत्न पहनने चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग करके अपने ग्रहों को मजबूत करना है तुला लगन के लिए। अब कल टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब समय लगभग 47 मिनट हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि आज के लाइव को यहीं पर ही रोक दिया जाए। आपके जो भी प्रश्न हैं, क्योंकि आज मैंने किसी का प्रश्न नहीं पढ़ा, इसीलिए ये लाइव बड़ा शॉर्टली मैंने कर दिया है। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो जर्नल क्वेश्चन हैं, वो आप इस कमेंट लाइन में लिखते जाइए। मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होकर पढ़ूंगा। अगर मुझे समझ आई कि ये जर्नल क्वेश्चन है, मेरा लगन, मैं काली माता की पूजा करूं कि नहीं करूं, उसका जवाब यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर जर्नल क्वेश्चन हुआ तो उसका जवाब यहाँ से मिलेगा। अगर मेरा लगन, मेरा ग्रह, मेरी राशि, उसका जवाब आपको मिलेगा कहाँ पे? व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस में, ठीक है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए। तुला लगन वाले मित्र कल इंतज़ार कीजिए, कल आपके साथ बात साझी करेंगे कि आपके लिए 6, 8, 12 तंग करने वाले ग्रह कौन से हैं। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल।